हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए जो बूस्टर सीरीज़ कर रहे हैं उसके अंतर्गत जो इसके सिलेबस में लेखपाल के सिलेबस में एक भूमि सुधार वाला लैंड रिफॉर्मेशन वाला जो एक टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में उसको कवर करेंगे। कंप्लीट इसी में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी ये पीसीएस में भी आता है, जैसे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ये सब क्या होता था, ये सब पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी के एग्जाम के लिए जहाँ जीएस पूछा जाता है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये सारे जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं, चाहे बूस्टर वाले या बाकी के करंट अफेयर वगैरह या जो भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो लेखपाल वाले ग्रुप में, और जो पीसीएस वाला ग्रुप एक सेम ही है, वो एक ही ग्रुप है हमारा, पेड ग्रुप, 500 उसकी फीस है, उसी में मिल जाएगा आपको। और ये ग्रुप जो है पीसीएस के एग्ज़ाम तक चलेगा, अलग अलग इसीलिए नहीं बनाया गया है, दिसंबर तक ये चलेगा, पीसीएस प्री एग्ज़ाम तक। चलिए शुरू करते हैं। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, ये व्हाट्सएप वाला 6754123444, इस पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले राजस्व सुधार या भूमि सुधार जिसको कहते हैं, सल्तनत काल में इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हुई। तो मुख्य सुधार एक पुस्तक है, इसके लेखक का नाम पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे कि सल्तनत काल के मतलब भूमि सुधार की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो किताबुल खराज से मिलती है, जिसके लेखक थे अबू याकूत। किताबुल खराज के लेखक अबू याकूत थे, जिससे हमें सल्तनत काल में भूमि सुधार की जानकारी मिलती है। उस टाइम पे कुछ कुछ कर थे जिनके नाम यहाँ पर हैं। उस्र क्या होता था, तो मुसलमानों से भूमि की उपज पर लगाया जाने वाला कर होता था, जो कि 5 से 10% तक होता था। उस्र किससे लिया जाता था, तो मुसलमानों से भूमि उपज का। और खराज जो है गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जो 1/3 से 1/2 तक होता था। खराज जो है गैर मुस्लिम वाला है भूमि कर, उस्र जो है मुस्लिमों वाला था। सल्तनत काल की बात है ये। फिर जो है जकात क्या होता था, जकात मुसलमानों से उनकी संपत्ति से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, एक तरह का ये भी टैक्स था, और ये मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, जो कि 2 से 2.5% तक होता था और उन्हीं की भलाई के लिए लिया जाता था। जजिया क्या होता था, तो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर होता था, और इसके बदले में जीवन और संपत्ति की रक्षा का वादा किया जाता था। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, और जकात जो है मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। और ये उस्र और खराज क्या है, तो उस्र जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि उपज वाला कर, और खराज जो है गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर। इसमें एकदम क्लियर होना चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। खुम्स क्या होता था, तो खुम्स लूट से प्राप्त हुआ या फिर गड़े धन जो खजाना मिलता था, उससे जो धन मिलता था उसको खुम्स कहा जाता था, उससे जो कर बनता था। इसमें 1/5 राज्य का रहता था और 4/5 सैनिकों का। तो ये भी याद रखिएगा, 4/5 सैनिकों का, 1/5 राज्य का इसमें रहता था। अन्य कर क्या होते थे, तो घरी और चरी कर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे, पशुपालन के लिए घरी और चरी कर लगाया गया था। हक ए सर्व क्या होता था, तो एक तरह का सिंचाई का कर होता था, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने टाइम पे लगाया था। हक ए सर्व से क्वेश्चन आता है। फिर बटाई क्या होता था, तो खेत बटाई, जब खड़ी फसलों का ही बंटवारा हो जाता था तो खेत बटाई उसको कहते थे। लंक बटाई, जब फसल कटने के बाद गट्ठर या बोझ का जो बंटवारा होता था उसको लंक बटाई कहा जाता था। रास बटाई, अनाज को अलग अलग करने के बाद जो बटाई होती थी उसको रास बटाई कहते थे। बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी भी चलती हैं। मुक्ताई और नस्व क्या होता है, तो ये अनुमान के आधार पर उपज का जो बंटवारा होता था उसको मुक्ताई या फिर नस्व कहा जाता था। अनुमान से कि मतलब इतनी उपज होगी, पहले से ही उसका बंटवारा कर दिया जाए, यही था ये, मतलब कर निर्धारित कर दिया जाए, उसी को मुक्ताई या नस्व कहा जाता था। मसाहत जो है भूमि की माप के आधार पर जो कर निर्धारण होता था उसको मसाहत कहा जाता था। फिर मुगल काल में शेरशाह सूरी ने कुछ कदम उठाए थे, जैसे भूमि की जैसी उत्पादकता है उस आधार पर 3 तरह से बांटा गया था भूमि को, उत्तम, मध्यम और निम्न। और राजस्व कर जो है 1/3 होता था। जब्ती व्यवस्था की शुरुआत किसने की, ये भी शेरशाह सूरी ने की थी, याद रखिएगा। जरीवाना और महासिलाना का संबंध किससे, तो ये भी शेरशाह सूरी से। जरीवाना एक तरह का सर्वेक्षण शुल्क होता था, महासिलाना संग्रह शुल्क होता था, ये भी दिया जाता था, एक तरह का कर ही होता था ये भी याद रखिएगा, शेरशाह सूरी के टाइम पे चलता था। फिर शेरशाह सूरी ने पट्टा और कबूलियत की भी प्रक्रिया की शुरुआत की थी, पट्टा और कबूलियत। फिर राजस्व अदायगी नगद या अनाज दोनों के रूप में हो सकती थी शेरशाह सूरी के टाइम पे। मुगल काल में भूमि के प्रकार कुछ बताए गए थे जो अभी भी ऐसे चलता है। पोलज जो है, जिस भूमि पर प्रतिवर्ष खेती होती है उसको पोलज कहा जाता था। पड़ती अगर 1-2 साल के लिए छोड़ दिया जाए ऐसे खाली, उसके बाद फिर बोया जाए तो उसको पड़ती कहा जाता था। बंजर जहाँ पर खेती नहीं हो सकती, खेती के लिए अनुपयुक्त जो भूमि होती है उसको बंजर कहा जाता है। फिर टोडरमल बंदोबस्त क्या था, तो ये 10 साल के लिए कर निर्धारण की व्यवस्था थी। 10 साल, अगले 10 साल के लिए निर्धारित कर दिया जाता था कर, तो इसको टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है। अकबर ने लास्ट में इन सबको ही फाइनल किया था, टोडरमल उसी के टाइम पे का था। नेक्स्ट यहाँ पर अंग्रेजों की भूमि में, मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मतलब हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, जहाँ जीएस आता है। अगर
इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्व का भूमि स्रोत मतलब राजस्व का स्रोत अंग्रेजों के टाइम पे भूमि ही था। 1765 में 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने बिहार और बंगाल का राजस्व का कब्जा कर लिया था। ये आपको पता ही होगा, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आता है 1765 में बंगाल और बिहार का राजस्व का कब्जा पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ गया था। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था, तो अंग्रेजों का तो अधिक से अधिक राजस्व कमाना, और अधिक से अधिक कमाने के चक्कर में किसानों की जो भूमि की उत्पादकता क्षमता थी वो धीरे धीरे कम हो गई, मानवीय काल की स्थिति आ गई, सभी चीज़ें मतलब देने में ही चली जाती थी। तो ये जो है कुछ उसके बाद भूमि नीतियाँ बनाई गई 1765 के बाद। फिर 1789 में जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त, दोनों एक ही चीज़ है, इसको शुरू किया गया था। 1789 में जॉन सोर ने 10 वर्षीय बंदोबस्त की पहले व्यवस्था की थी। ये स्थायी बंदोबस्त हमेशा से स्थायी नहीं था, पहले 89 में शुरुआत हुई तो ये 10 वर्ष के लिए केवल बनाया गया था। फिर 4 साल बाद 1793 में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया, मतलब स्थायी रूप से इसको चालू किया 1793 से। ये ईयर याद रखिएगा, पूछा जाता है, कॉर्नवालिस के टाइम पे स्थायी बंदोबस्त आया था। और इसको जो है कहाँ कहाँ पे किस एरिया में लागू किया गया था। एक क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश भारत के कितने % भाग पर स्थायी बंदोबस्त लागू था, तो 19% भाग पर। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बनारस वाले एरिया में स्थायी बंदोबस्त चलता था। उत्तरी कर्नाटक में, तो ये एरिया भी पूछा जाता है अगर आप PCS वगैरह का एग्जाम देंगे, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस में, उत्तरी कर्नाटक में ये व्यवस्था लागू थी स्थायी बंदोबस्त वाली। इसमें स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदार होता था, जो कि सरकार का एजेंट होता था, उसी के थ्रू कर आता था। तो जमींदार जो है वो भूमि बेचने, रखने और दान करने के लिए भी स्वतंत्र था, और जो जमींदारी का स्वामित्व का अधिकार होता था वो वंशानुगत होता था और हस्तांतरणीय होता था, मतलब उसका जो बच्चा होगा वो जो है आगे बढ़ाएगा जमींदारी को। तो इस तरह से स्थायी बंदोबस्त चलता था। इसमें जो है एकत्रित लगान का 10/11 भाग राज्य का होता था, मतलब 89% राज्य का होता था और 11% जो है जमींदार का होता था। तो इस तरह से ये पूरी व्यवस्था चलती थी। और इसमें एक सूर्यास्त का नियम इसी के तहत आया था कि नियत तारीख पर अगर जमींदार को कर सौंप देता था, नियत तारीख पर जमींदार जो है कर को सौंप देता था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को, अन्यथा जमींदारी जो है नीलाम हो जाती थी, मतलब उसका जमींदारी का अधिकार चला जाता था अगर टाइम से कर नहीं सबमिट करता है तो। इस तरह से जमींदार बहुत ज़्यादा हावी हो जाते थे किसानों पर टैक्स लेने के लिए, इसीलिए जो है जमींदार और किसानों का बहुत मतलब झड़प होती थी। भारतीय के दुश्मन बन गए थे, जमींदार को ही किसान अपना दुश्मन समझने लगे थे, क्योंकि वो टैक्स लेता था और टाइम से नहीं सबमिट करता तो उसकी जमींदारी चली जाती। इस तरह से मतलब आपस में ही वो हो गया था। नेक्स्ट जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था उसके बाद आई थी। तो ये 1792 में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने एक प्रायोगिक तौर पर शुरू किया था। पहले इसको 12 महल जिले से, जो कि तमिलनाडु में है, अभी प्रयोग ही यहाँ पे किया था। फिर 1820 में इसको पूरे मद्रास में लागू कर दिया था। इसमें रैयतवाड़ी में, रैयत मतलब होता है किसान, रैयतवाड़ी में भूमि का स्वामी जो होता था वो किसान होता था। किसान को गिरवी रखने बेचने का अधिकार होता था ज़मीन का, तो ये जो है किसान, भूमि का स्वामी किसान होता था। और ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसमें हर 30 साल पे पुनर्निर्धारण किया जाता था कि क्या भी टैक्स का मतलब जो भी चीज़ें होंगी उसका निर्धारण हर 30 साल पे होता था। नियत तिथि पर टैक्स न देने पर किसानों को भूमि से वंचित कर दिया जाता था। तो ये होता था, यहाँ पर भी टैक्स की अब सीधे सीधे किसानों से वसूला जा रहा था यहाँ पर, तो उनको भी टाइम से सबमिट करना होता था। ये व्यवस्था रैयतवाड़ी सबसे ज़्यादा मतलब भाग पर लागू थी। जितना भी ब्रिटिश भारत था उसके 51% भाग पर जो है रैयतवाड़ी चलती थी। ये अरेंज करने को भी आता था, कौन सा सबसे एग्जाम में आता है कि रैयतवाड़ी कितने भाग पर चलती थी, महालवाड़ी कितने पे चलती थी, स्थायी बंदोबस्त कितने पे चलता था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। तो ये जो है 51% भाग पर चलती थी। पूर्वी बंगाल, असम, दुर्ग, मद्रास और बम्बई के कुछ हिस्सों पे ये चलती थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट यहाँ पर है महालवाड़ी प्रथा। इसमें जो है अब किसान और जमींदार दोनों को हटा के गांव-गांव महाल बनाए गए थे। मतलब महाल मतलब कुछ गांव का एक पूरा एक गांव लेके उससे टैक्स लिया जाता था, उसको एक ग्रुप बना दिया गया था। तो राजस्व वसूली का काम प्रधान या जमींदार का होने लगा। प्रधान या मतलब जो भी मेन होता था, जैसे कोई ग्राम सभा है उसका कोई एक व्यक्ति को ऐसे बना दिया गया और पूरे ग्रुप से एक साथ लिया जा रहा है टैक्स। तो इस तरह से महाल की व्यवस्था की गई थी। 1801 में प्रायोगिक तौर पर इसको शुरू किया गया था। इटावा, बरेली, फर्रुखाबाद, गोरखपुर इस एरिया में ही चलता था महालवाड़ी। और इसमें जो है इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत हुई थी 1822 में। 1822 में इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत हुई थी हार्ट मैकेंजी के द्वारा। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जब ईयर पूछा जाता है तो ये 1822 ही उसमें मेंशन रहता है। 1822 में महालवाड़ी की शुरुआत किसके द्वारा की गई? हार्ट मैकेंजी के द्वारा, ये याद रखिएगा।
और ये 30% कुल भारत के मतलब ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर ये लागू थी। दक्कन के ज़िले, उत्तर भारत जो संयुक्त प्रांत था, और आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्सों में ये महालवाड़ी प्रथा चलती थी। इसमें जो है इसको 1830 में जब विलियम बेंटिक का टाइम आया उसके काल में इसको और अधिक प्रभावी बनाया गया। तो किसके टाइम पे ये बहुत ज़्यादा फली फूली महालवाड़ी व्यवस्था? तो विलियम बेंटिक के टाइम पे ये चीज़ पूछा था एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। इतना ही मतलब जितना अभी आपने पढ़ा भूमि सुधार से यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम देंगे अगर भूमि सुधार उसका टॉपिक है तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम के पहले, क्योंकि इसमें छोटे छोटे फैक्ट हैं जो वीडियो में ये जल्दी खत्म हो गया, लेकिन इसके अंदर जाके अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे। जितनी चीज़ें बताएगी उसको भी अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। और ये सारे नोट्स आपको वही जो लेखपाल वाला ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है। सभी नोट्स बूस्टर वाले भी, बाकी के भी जो है रिटन नोट्स वगैरह हैं, करंट अफेयर जो क्विज वगैरह हैं, सारे सब उसी में जाते हैं। ज्वाइन करने के लिए ही व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर मैसेज करिएगा, लेखपाल ग्रुप डिटेल, उसी में आपको डिटेल भेज दी जाएगी। प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जो ये जो ग्रुप है ये दिसंबर तक चलेगा, तो ये फीस वही 500 ही रहेगी, पीसीएस के एग्जाम तक चलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।